दोस्तों कई पेरेंट्स और कई स्टूडेंट्स का हमारे पास फ़ोन आते रहा, ईमेल आते रहा, व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहा कि 2025 में आप नेपाल एमबीबीएस के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं और नेपाल में क्या सब कुछ सही है? क्या नेपाल में मुझे पढ़ना चाहिए या नेपाल से मुझे एमबीबीएस करनी चाहिए? तो बहुत सारी चीज़ों में मैं भी व्यस्त था, तो नेपाल के ऊपर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको दे नहीं रहा था। और इसका वजह भी था, वजह ये था कि नेपाल का क्या इनटेक होने जा रहा है, बहुत सारे कॉलेज के सीट्स बढ़ने वाले थे, उसके क्या क्या डेट्स होंगे, वो खुद मेरे पास भी अपडेट चीजें नहीं थी, इसलिए इसके ऊपर वीडियो मैं बनाने में असक्षम था। लेकिन हाल ही 18 अगस्त से वहाँ का एमएससी का फॉर्म आ गया है, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। दूसरा जो सबसे अहम जो सवाल पेरेंट्स का या स्टूडेंट का कमेंट में या फोन कॉल्स पे आ रहे हैं, वो फिर से दोबारा लाइसेंस टू प्रैक्टिस को लेके है। तीसरा जो सवाल है वहाँ पे कि क्या कॉलेज इस कदर कैसे रोज रोज सप्ताह में अपने फी इंक्रीज कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का भी कहना है कि नेपाल में जब सीट्स है ही नहीं, सारे कॉलेजेस के सीट्स फुल हो गए हैं, तो फिर नेपाल एमबीबीएस को सारे लोग प्रमोट क्यों कर रहे हैं, इतने सेमिनार्स इतने एजुकेशन फेयर में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग इस पॉइंट पे भी बात करेंगे जो 2025 में गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने कुछ गवर्नमेंट कॉलेजों को भी अफिलिएशन दिया है, कुछ सीट्स दिए हैं, उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके प्रोसीजर क्या होंगे। साथ ही एक बात आपको और देखना होगा कि नेपाल में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो क्या इंडियन एम्बेसी से आपको संपर्क में रहना चाहिए, इंडियन एम्बेसी से आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, अपने बारे में उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। तो ये सारे मुद्दे होंगे आज के इसके वीडियो में। मेरा नाम दीपेंद्र चौबे है। इस होप कंसल्टेंट के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे पहली दफा हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो अंत तक आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, खास करके उनके पास शेयर करें जो नेपाल से एमबीबीएस करना चाह रहे हैं। शुरुआत वहीं से किया जाए कि क्या नेपाल में एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसेस हैं और उसके लिए फॉर्म्स वगैरह के डेट जो आए हैं, कैसे कैसे आए हैं, कब कब आपको फॉर्म भरने हैं, कितनी कैटेगरी में आपको फॉर्म भरना होगा, इनके बाद इन सब बातों से शुरू करते हैं और अंत तक वीडियो में लाइसेंस टू प्रैक्टिस, वहां के जो फी इंक्रीज हो रहे हैं, कॉलेज कैसे कैसे क्या डिमांड कर रहे हैं, कंसल्टेंट उनसे क्या क्या डिमांड कर रहे हैं, इन सारी चीजों पे बातचीत होगी और पेरेंट्स को किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए और किन किन जो बिंदु है उससे बचना चाहिए। नेपाल में एडमिशन लेने से पहले इन सब चीजों को ध्यान से देख लेना चाहिए और इस पे विचार कर लेनी चाहिए, फिर नेपाल में एडमिशन के लिए आपको एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों 18 अगस्त 2025 को मेडिकल एजुकेशन कमीशन ने अपना फॉर्म अनाउंस कर दिया कि जो भी फॉरेन नेशनल अगर नेपाल में एमएससी के एग्जाम देकर एक एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए जो डेट है 18 अगस्त से 7 सितंबर में आप 5,000 आईएनआर इंडियन करेंसी देके अपना एमएससी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा छूट गया तो 8 तारीख से 14 सितंबर तक, 8 सितंबर से 14 सितंबर तक 10,000 डबल उनका फी देके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए ये डेट है जो बच्चे वहां के एमएससी एग्जाम में बैठना चाहते हैं, जो नीट के व्याप पे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं या नीट में जिनके कम स्कोर है, जिनको वहां पे कॉलेजेस मिलने की संभावना नहीं है, वो सारे बच्चे इस एग्जाम को देते हैं और अगर इस एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं तो फिर वहां पे जो भी उनके मन चाहे कॉलेज हैं उस मेरिट के हिसाब से उनको मिल जाता है। इसमें एक और है जो एग्जाम में वो भी बच्चे बैठते हैं जो कि नेपाल जनरल कट ऑफ को कंसीडर करता है, जो जनरल नीट का कट ऑफ होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, उसको कंसीडर करता है, जबकि इंडिया में ओबीसी एससी एसटी का क्वालिफाइंग मार्क्स अलग होता है। तो वो बच्चे भी जो यहाँ पे क्वालिफाई हैं और नेपाल के जो जनरल कट ऑफ का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं करते हैं, वो भी बच्चे इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तीसरा कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 2025 का नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन 2023 2024 के नीट क्वालिफाई हैं। अगर वो नेपाल के एमएससी का एग्जाम दे के पास हो जाते हैं तो उनको भी वहां पे एडमिशन मिल सकता है और इंडिया में जो प्रीवियस ईयर के नीट स्कोर है, प्रीवियस 2 इयर्स का जो नीट स्कोर है, उसके बिहाफ पे उनकी डिग्री इंडिया में वैलिड हो जाएगी। अब आते हैं बात जो बच्चे नीट के बिहाफ पे, जो नीट के स्कोर पे नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं, चूंकि कैटेगरी 2 है,
तो उनके लिए जो डेट है 18 अगस्त से अक्टूबर 12 तक, ये तकरीबन टेंटेटिवली आपको 2.5 महीने से ऊपर का डेट है। और ये डेट क्यों रखा गया, इतने लंबा डेट क्यों रखा गया, इसको भी समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये 2 डेट है। आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, किसी कंसल्टेंट से, किसी काउंसलर से मदद लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट एमएससी के वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे लिंक दिया हुआ है, आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत लेंदी फॉर्म नहीं होता है, आपके जो इंफॉर्मेशन है, जो आपके एकेडमिक डिटेल्स हैं, वही देने होते हैं। उसमें आपके फोटोग्राफ, डिजिटल सिग्नेचर्स लगते हैं। इजी प्रोसेस है, आप अपने से भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको कठिनाई महसूस हो रही है, कठिनाई हो रही है फॉर्म भरने में, तो आप किसी काउंसलर या किसी कंसल्टेंट का भी सहयोग ले सकते हैं। तो ये बातें हुई फॉर्म से रिलेटेड, जो डेट है, कब तक डेट है, और उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया। अब सबसे अहम मुद्दा जो एमबीबीएस 2025 में पेरेंट्स या स्टूडेंट का आ रहा है, वो ये आ रहा है कि हर दिन कॉलेज अपने फी बढ़ा रहे हैं। क्या कॉलेज फी बढ़ा रहा है, या उस कॉलेज से एसोसिएट कुछ जो लोग हैं या जो उस कॉलेज के लिए काम कर रहे हैं वो फी बढ़ा रहे हैं? क्या कॉलेज के इंफॉर्मेशन है, और क्या इतने फीस इन कॉलेजों का बढ़ रहा है? $75,000 हो गया किसी बहुत सारे कॉलेजों का। नेपाल में मैक्सिमम कॉलेजों का फी हॉस्टल इंक्लूड करके आपको टेंटेटिवली 80 के आसपास पहुंच रहा है। तो क्या आप जो 80 या 75 के पैकेज में आप जाके नेपाल में जिन कॉलेजों में आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, क्या वो कॉलेज सच में उतने पैसे के लायक है, या क्या उस कॉलेज में आपके जाके पढ़ना चाहिए? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। कॉलेज नेपाल में इसलिए बच्चे जा रहे थे कि नेपाल के कॉलेजों का फी इंडिया के कॉलेज के फी से कम था, और ठीक ठाक कम था, तकरीबन 15 से 20 लाख के आसपास फी कम थे। लेकिन आज के डेट में जिस हिसाब से नेपाल में और उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, उनके इंफ्रा के हिसाब से, उनके फैकल्टी के हिसाब से जिस तरीके से वहां पे फी को बढ़ाया जा रहा है, वो कहीं भी जस्टिफाइड नहीं करता है उस कॉलेज में उतने पैसे दे के पढ़ने के लिए। जिस कॉलेज के पास अभी अच्छे से ठीक ठाक फैकल्टी नहीं है, वो कॉलेज भी अगर आपसे कम से कम 75 और 80 का पैकेज मांगने लगे, तो वहां पे अगर आप जाके पढ़ाई करते हैं तो आपके करियर के लिए पैसे और एजुकेशन दोनों जस्टिफाइड नहीं होगा। इन चीजों को भी आपको विचार करना पड़ेगा। तीसरा जो अहम सवाल आया कि बहुत सारे बच्चों का कहना है कि मेरा स्कोर 200 से नीचे है, मेरा स्कोर 150 से ऊपर है, तो इसकी क्या संभावनाएं हैं, क्या एडमिशंस पॉसिबल है? तो मैं बता दूं कि जो बच्चे ने नीट में 170 175 के आसपास स्कोर अगर उनका है, तो ये मान के चलिए इस बार नेपाल में आपको ठीक ठाक कॉलेज मिलना असंभव है। आपको वही काम किया जाएगा अगर आप ये में एडमिशन लिए हैं, ये में पैसे लिए हैं, और कॉलेजों में पैसे और सीट सिक्योर्ड को लेके ओवर बुकिंग होता है, क्योंकि कॉलेज भी उसमें अपने आप को सिक्योर फील करता है, कंसल्टेंट भी अपने आप को सिक्योर फील करता है, लेकिन फंसता कौन है? पेरेंट्स और स्टूडेंट। तो आप जो भी पैसे जमा कर रहे हैं जिस कॉलेज के लिए, जो वहां के यूट्यूब पे मशहूर कॉलेजेस हैं, या फिर आप जाके घूम के आते हैं, वहां पे कैटेगरी में करते हैं कि ए है, या बी है, या सी है, या डी है, जिसमें जिस बच्चे को अच्छा लगता है उसमें एडमिशन लेता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि नेपाल के जो टॉप ट्रेंडिंग कॉलेजों में से कुछ कॉलेजेस हैं 8-10, उसमें अगर आपका एडमिशन 170 से नीचे का स्कोर है, 175 से नीचे का स्कोर है, तो इम्पॉसिबल लगता है, बहुत संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो उसके ऊपर जो 200 से ऊपर के बच्चे हैं, उनके नंबर्स काफी ज्यादा है। उनका जो नंबर्स हैं, जिनका 200 से 250 के बीच में या 300 के बीच में जिन बच्चों का नंबर्स हैं, नीट के रिजल्ट को देखते हुए ये नंबर्स वाले बच्चे काफी हैं। तो नेपाल में इस साल जो 200, 250 या 300 के बीच वाला इस स्लैब वाले जो बच्चे हैं, इस साल काफी अप्लाई कर रहे हैं। इसका वजह ये भी हुआ कि जो यूपी का, राजस्थान का या महाराष्ट्र का जो कट ऑफ आया फर्स्ट लिस्ट का, ये काफी हाई था, 400, 390, 350 से किसी कॉलेज का कट ऑफ कम नहीं हुआ। तो वो बच्चे भी नेपाल की तरफ मूव किए हैं। तो आप जब आपका स्कोर कम है, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, तो आपको एमएससी का नीट के आधार पे नहीं बल्कि एग्जाम के आधार पे जो एडमिशन मिलता है, क्योंकि एमएससी के जो एग्जामिनेशन के थ्रू जो भी बच्चे वहां पे क्वालिफाई करते हैं, पहला प्रायोरिटी उनको दिया जाता है एडमिशन के लिए।
तो अगर जिस कॉलेज का फीस 75 है, चूंकि गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने एमबीबीएस के लिए फॉरेन नेशनल कैटेगरी में मैक्सिमम फी $75,000 फिक्स करके रखा है। हॉस्टल खाना एमईसी का या नेशनल मेडिकल नेपाल मेडिकल कमीशन या अलग अलग यूनिवर्सिटीज का जो फी है वो फिक्स्ड है, वो आपको पे करना पड़ेगा। ये तकरीबन फी के अलावा आपका 12 से 15 लाख के आसपास ये भी रुपया लगता है। तो ये सारे बजट देखिए, और जिन कॉलेजों का फी आज के डेट में अगर 75 से 80 के बीच में जा रहा है, तो उन कॉलेजों को कंसीडर करने से पहले उन कॉलेजों के पास जाइए, कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं रेंडमली उनसे फीडबैक लीजिए, वहां के फैकल्टी के बारे में बात कीजिए, वहां के हॉस्पिटल के बारे में बात कीजिए, फिर वहां पे तय कीजिए कि क्या आप जो 75 या 80 लाख रुपीस देने जा रहे हैं उस कॉलेज को आने वाले 5.5 सालों में, वो कितना जेन्युइन और कितना जस्टिफाइड है, इसको भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। अहम बात अभी ये भी आ जा रहा है नेपाल में कि जिन बच्चों को लोगों ने मार्च से अप्रैल मई में जो कम कम स्कोर वाले बच्चों को होल्ड करके रखे और उनके पैसे कॉलेजों में ट्रांसफर किया गया, क्या वो बच्चे का एडमिशन नहीं मिलता है तो उसकी जिम्मेवार कौन लोग होगा? क्योंकि कॉलेज के पास ये अधिकार नहीं होता है नेपाल में कि वो आपको एडमिशन दे। एडमिशन नेपाल में मेरिट के आधार पर मिलता है। आपका मेरिट अगर बनता है, उस मेरिट के आधार पर जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा वो कॉलेज अलॉट होगा। कंसल्टेंट या कॉलेज ऑनर आपको एडमिशन नहीं दे सकता है, चाहे एडवांस में आप 10 लाख रुपया दे रहे हो या एडवांस में आप 5 लाख रुपया दे रहे हो या एडवांस में आप 15 लाख रुपया दे रहे हैं। ये सब एक सिक्योर्ड गेम के तहत चीजें होती हैं, तो पेरेंट्स को इनसे भी बचना चाहिए। अगर आपके बच्चे का वहां पे 200 प्लस नीट स्कोर है, आप एमएससी में पार्टिसिपेट कीजिए। जिनका कम स्कोर है वो एमएससी के एग्जाम में पार्टिसिपेट करें, क्वालिफाई होते हैं, मेरिट में आते हैं, आप कॉलेज से जाइए, कॉलेज से बात कीजिए, कॉलेज से निगोशिएट कीजिए और कहीं ना कहीं आप फायदे में रहेंगे। तो ये भी एक पक्ष है जिसको आपको देखना चाहिए। और अहम बात आ रही है एक चीज और कि हाल ही में बहुत दिन बाद नेपाल में मेडिकल एडमिशन के लिए जो सीट्स था उसको गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने इंक्रीज किया है। अब उसको 2-3 कैटेगरी में इंक्रीज किया गया है। उसको अगर मेरे पैमाने पे देखने की कोशिश करेंगे तो ए बी सी डी ऐसे कर दीजिए आप कैटेगरी वाइज। तो जो ए कैटेगरीज में आए उनको 130 का मार्क्स दिया गया, 130 का इंटेक दिया गया। जब आप इंटेक देते हैं, सीट्स इंक्रीज करते हैं, तो वहां पे यह देखना जरूरी हो जाता है कि उस कॉलेज में क्या फैकल्टी है उस लेवल तक जो उतने बच्चों को पढ़ा सके, क्या उस कॉलेज में इतने पेशेंट फ्लो हैं जो वहां पे इतने सीट्स अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसको फुलफिल कर सके, बच्चे वहां पे प्रैक्टिस कर सके, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है। लेकिन जो 50 पॉइंट जो दिए जाते हैं वो फैकल्टी के ऊपर दिए जाते हैं और 50 पॉइंट्स में छोटे छोटे पॉइंट्स है, हॉस्पिटल्स का, वार्ड का, आईसीयू का, इन सारी चीजों को जोड़ के एक नंबर्स मिलते हैं। उसके आधार पे मेडिकल कॉलेज को कितना सीट्स दिया जाए, कितना सीट्स नहीं दिया जाए, इसको गवर्नमेंट तय करता है। इसके लिए कमीशन बनती है, कमीशन इंक्वायरी करती है, कमीशन इन्वेस्टिगेशन करती है, कमीशन पूरी की पूरी वहां पे जाके मॉनिटरिंग करती है। उसके बाद गवर्नमेंट को रिपोर्ट देती है और उसके आधार पे आपको वहां पे नंबर डिसाइड होता है। तो नेपाल में जो पहले कैटेगरी में जो कॉलेजों का सीट्स 100 से जो एग्जिस्टिंग सीट था 100, जिसमें आपका 33% जो इंडियन नेपाली ओन कॉलेजेस थे, नेपाली ओनरशिप था, उसमें 33% सीट्स हुआ करता था। तो पहले उस कॉलेज में आपको 33 सीट्स हुआ है। अभी जिस कॉलेजों का 130 सीट्स हो गया है उसमें तकरीबन 41.9% है। अगर 9% को गवर्नमेंट कंसीडर करती है नेपाल में तो आपको फॉरेन नेशनल के लिए उस कॉलेज में आपको 42 सीट्स हो जाएगा। उसके सेकंड कैटेगरी में, बी कैटेगरी में वो कॉलेजेस हैं जिनको गवर्नमेंट ने 120 सीट्स दिया है। 120 सीट्स भी उसी के आधार पे दिया गया है कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी क्या है, हॉस्पिटल के कंडीशंस क्या है, उस आधार पे दिया गया है। कुछ ऐसे उसमें आपका जो सीट्स होंगे 120 में वो तकरीबन आपका जो 33 सीट्स था उसमें आपको तकरीबन 39.6 आएगा। अगर इसको 1 में कंसीडर करता है तो वहां पे 40 सीट्स हो जाएंगे। लेकिन कुछ कॉलेजेस हैं जो इंडियन ऑनरशिप में है या कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, उनको 50% फॉरेन नेशनल के लिए जाता है, दिया गया है। जैसे कॉम्स है, कॉम्स का सीट्स 130 है, तो उसमें ये मान के चलिए आपके पास जो टोटल फॉरेन नेशनल का सीट्स होगा 65 होगा
और वही मणिपाल है जो 50% सीट्स देता है। तो उसके पास 50 पहले था, 100 जब इनटेक हुआ करती थी, अब 120 उसके पास सीट्स है। 60 होगा, 120 में से 50% जो परसेंटेज में आएगा 60 सीट्स फॉरेन नेशनल के लिए होगा। तो कौन सी ऐसी कॉलेजेस हैं जिसको 130 सीट्स मिला, 100 के जगह पर 30 सीट्स इंक्रीज किया गया? उसमें आपको काठमांडू मेडिकल कॉलेज है, नोबेल मेडिकल कॉलेज है, विराट मेडिकल कॉलेज है, नेपालगंज मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज है। ये कॉलेज हैं जिनको 130 सीट्स दिया गया, मतलब 30% सीट्स इंक्रीज किया गया। कैटेगरी बी में कौन आते हैं? कैटेगरी बी में मणिपाल है जिसको 120 सीट्स मिला, इनको 20% सीट्स इंक्रीज किया गया। लुम्बिनी है, इनका 20% सीट्स इंक्रीज किया गया। नेशनल मेडिकल कॉलेज है जिसका 120 सीट्स, मतलब 20% उसका 20 सीट्स उसका भी इंक्रीज किया गया। गंडकी का भी 120 सीट्स, उसका भी 20% इंक्रीज किया गया। उसके बाद वहां पे देवदाहा का 75% लास्ट इनटेक में सीट्स था, उसका 90 किया गया। इसको आप सी कैटेगरी में ले सकते हैं। दूसरा वहां पे कॉलेजेस हैं, जानकी मेडिकल है, बीएनसी है। ये दो कॉलेज हैं जिनका 50 सीट्स था लास्ट ईयर, इनको बीएनसी को लास्ट ईयर वहां पे अप्रूवल मिला सीट्स का, लास्ट ईयर से कॉलेज चल रहा है, उनमें भी आपको 10 सीट्स मिला है। तो इस कैटेगरी से आप अगर जो गवर्नमेंट ने जो वहां के मॉनिटरिंग एजेंसी है, एमएसी है या नेशनल मेडिकल नेपाल मेडिकल कमीशन है, कॉलेजों का जिस तरीके से पूरी की पूरी मुआयना किया, कॉलेजों को देखा कि किस कॉलेज का क्या इंफ्रा है, क्या फैकल्टी का स्टेटस है, उसके आधार पर गवर्नमेंट ने यहाँ पे सीट्स बढ़ाया है। तो इसको भी आपको कहीं ना कहीं जब एडमिशन के लिए जाते हैं तो इसको भी कंसीडर करना चाहिए कि किस कॉलेज का किस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी के आधार पर वहां पे सीट्स बढ़ा है। आप चीजों को समझ सकते हैं जब वहां जाएंगे, देखेंगे चीजों को। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेज वहां पे पहले से था, आईयूएम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का है, उसमें भी नीट के बिहाफ पे एडमिशन होता है। अगर बच्चे जो एग्जाम पास करते हैं और उनसे सीट बचता है, उसके आधार पे भी आपको वहां पे एडमिशन मिलता है। बीपी कोइराला जो धरान में है, पाटन है, ऑटोनोमस कैंपस है, आर्मी मेडिकल कॉलेज है, ये भी ऑटोनोमस कैंपस है। करनाली है, करनाली काफी सुदूर में, काफी रिमोट एरिया में है, वो भी गवर्नमेंट का, उसमें भी कुछ फॉरेन नेशनल के लिए सीट्स है। लेकिन 2024 में गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने प्लेन एरिया में जो क्रॉस बॉर्डरिंग एरिया है, जो भारत और बिहार के एरिया से जुड़ता है, जनकपुर में एक कॉलेज का अफिलिएशन दिया, ऑटोनोमस है, जिसका नाम है मधेश इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। लेकिन इस साल गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने दो और ऐसे कॉलेजों को अफिलिएशन दे दिया है, 50-50 सीट्स दे दिया है। उसमें एक है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, ये आपको इटहरी में है, जहां पे विराटनगर से आप जा सकते हैं, बिरता मोड़ से जा सकते हैं। तीसरा जो कॉलेज है वो कॉलेज है मदन भंडारी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, ये हथौड़ा में है। जब आप रक्सौल बॉर्डर से जाते हैं और उस बॉर्डर से आप अंदर जाते हैं बिरगंज के बाद हथौड़ा आता है, और उसके बाद आपको जो कॉम्स और चितवन के कॉलेजेस हैं उसके बाद पढ़ते हैं। तो ये 3 कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस होगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जाते जाते आपको एक चीज और मैं बता दूं, एक सुझाव दे दूं कि लास्ट ईयर देखा गया है जब नेपाल में बच्चे फंस रहे थे, बहुत सारे उनके ऊपर जो क्लेम्स हो रहे थे, बहुत सारे एलिगेशन लग रहे थे, वो बच्चे जब इंडियन एम्बेसी में जा रहे थे तो इंडियन एम्बेसी का कहना था कि जब आप पढ़ने आ रहे थे उस समय तो आप मुझसे पूछे नहीं, अब जब आप फंस रहे हैं उस समय आप मुझसे पूछने आ रहे हैं। तो एक मेरे तरफ से आपको एक एडवाइस है कि अगर आप नेपाल में पढ़ने जा रहे हैं, एडमिशन से पहले इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट को विजिट कीजिए और उनके एजुकेशन विंग के ईमेल में अपने बारे में लिखिए कि आप किस कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, उस कॉलेज का फी क्या है, उसमें क्या क्या वहां पे आपको कमिट किया गया है, क्या क्या चीज मिलेगा, क्या क्या चीज नहीं मिलेगा, क्या उस पैसे के साथ उस कहीं इधर उधर तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज, जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं उस कॉलेज का स्टेटस क्या है, इन सब चीज के बारे में आपको एक बार जरूर मेल कर लेना चाहिए। इंडियन एम्बेसी का क्या रिप्लाई आता है नहीं आता है वो अलग की बात है, लेकिन आप अपने तरफ से एक लीगल जो एविडेंस होता है उसको भी बना के चलिए। तो एडमिशन से पहले, अप्लाई करने से पहले, अपने पैसे देने से पहले इंडियन एम्बेसी से एक बार जरूर संपर्क कीजिए। आखिरी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात नेपाल से फिर बार बार आ रहा है कि सर लाइसेंस टू प्रैक्टिस का क्या है, क्या वहां पे है, तो मैं बताऊं उस लाइसेंस टू प्रैक्टिस की लड़ाई 2024 में मैंने ही लड़ना शुरू किया था, और उसका रिजल्ट जाते जाते जो लास्ट के मंथ ईयर में नवंबर 10 तारीख को ये आया
कि नेपाल मेडिकल कमीशन ने एक अपना रेगुलेशन, उसका मैं आपका लिंक शेयर डाल दूंगा, आप भी उसको सेव करके रखिए अपने ईमेल में, ईमेल करके रखिए कि आने वाले समय में अगर किसी दिन कोर्ट केस या इस तरह के लीगल चीजें फंसती हैं तो आप भी दिखा सके कि इस चिट्ठी के आधार पे हमने नेपाल में लिया था और नेपाल मेडिकल काउंसिल ने उस लेटर के भी आप पे कहा था कि हम लाइसेंस टू प्रैक्टिस देने जा रहे हैं। तो ये सारे बच्चे या सारे पेरेंट्स जो जा रहे हैं वहां पे अपने बच्चों को एडमिट कराने, या जो बच्चे जा रहे हैं एमबीबीएस करने, या जो बच्चे पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, तो नेपाल मेडिकल कमीशन के वेबसाइट पे जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस को लेके नोटिफिकेशन है, उस लिंक को, उसके चिट्ठी को, उसके डेट को कहीं ना कहीं आप ईमेल में या कहीं ना कहीं आप अपने आर्काइव में सेव करके रख लीजिए। आने वाले समय में हो सके तो आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। तो नेपाल जाने से पहले इन सारी चीजों को देखिए, समझिए, और जितने पैसे आप खर्च करने जा रहे हैं क्या वह पैसा उसके लिए जस्टिफाइड है, उस डिग्री के लिए, उस कॉलेज के लिए। मेरे हिसाब से अगर आप वहां पे अच्छे से मुआयना करेंगे तो आपको बेहतर जवाब मिल जाएगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में आपको ना जवाब मिलेगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में आपको हाँ जवाब मिलेगा। तय आपको करना है, डिसाइड आपको करना है, क्योंकि फ्यूचर आपका है, पैसे पेरेंट्स के हैं। समय जब चले जाते हैं, पैसे जब खत्म हो जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अच्छे ऑप्शंस हैं, जिन बच्चों को नेपाल नहीं मिल पा रहा है वो दूसरे भी कंट्री के ऑप्शंस देख सकते हैं, जो कंट्री एफएमजीएल को फुलफिल कर रहा हो। लेकिन फिर याद दिला दूं आपको कि जिन बच्चों का नंबर 170 175 से नीचे है उनकी एडमिशन की संभावनाएं नेपाल में काफी न्यून है, और खास करके अच्छे कॉलेजों में एडमिशन ना के बराबर है। तो आप पैसे जमा करने से पहले कंसल्टेंट या ब्रोकर या एजेंट के चक्कर में आने से पहले आप इन चीजों को समझ ले, देख लें। क्योंकि आपका पैसा जो 10 लाख 5 लाख या 15 लाख अभी जमा कराया जा रहा है कॉलेजों के प्रेशराइज पे, ये चीज अगर आपके पैसे फंसेंगे, आप एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं, तो ये पैसे निकालने में कम से कम आपको 6 से 1 साल लग जाएंगे। बहुत सारे कॉलेजों का तो यहाँ तक स्थिति है कि उन बच्चों के पैसे 3-3 साल में भी पैसे रिफंड नहीं किए गए। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नेपाल में एडमिशन प्रोसेस शुरू कीजिए। नेपाल एक अच्छा डेस्टिनेशन है, लेकिन डेस्टिनेशन अच्छा होना ही सब कुछ नहीं होता है। उस कॉलेज में फैकल्टी, हॉस्पिटल, आपके पैसे की सेफ्टी और जितना फी आप दे रहे हैं वो कितना जस्टिफाइड है, इन सब चीजों को ध्यान में रखिए। फिर वो बेस्ट डेस्टिनेशन में अपने बेस्ट कॉलेजों को तलाशिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब पहली दफा इस चैनल पे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो आपके काम का लगा हो, अच्छा लगा हो, तो जो खास करके नेपाल में एमबीबीएस की पढ़ाई करने जा रहे हैं या प्लान कर रहे हैं उनके तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।